गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ना जो चैप्टर है वो 5 पार्ट में है। चेंज एंड नॉर्मल, रेट मेजर अप्रोक्सीमेशन और मोनोटोनिसिटी, मीन वैल्यू थ्योरम एंड मैक्सिमम मिनिमा। फिर इसके साथ अपन 2 चीजें और पढ़ लेते हैं, ग्राफ्स एंड क्यूबिक कर्व्स। जस्ट कि डेरिवेटिव हमें और कैसे हेल्प करता है समझने के लिए फंक्शन को। स्क्रीन दिख रही है? यस नो? स्क्रीन दिख रहा है? यस नो? ठीक है, चलेगा। तो हम लोगों ने मोनोटोनिसिटी तक कर लिया था, फिर मोनोटोनिसिटी में अपना चल रहा था। तो मोनोटोनिसिटी में अपन ने बेसिक डेफिनेशन देख ली थी कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मोनोटोनिसिटी, तो इसमें अपन ने देख लिया था कि डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। लेकिन फंक्शन अगर एक पॉइंट पे 0 हो गया तो भी अपन कुछ बोल सकते हैं। तो अगर फंक्शन कोई इंटरवल में डेरिवेटिव 0 है, अगर फंक्शन का इंटरवल में डेरिवेटिव 0 है तो फिर वो थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक पॉइंट पे 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कांस्टेंट हो गया। तो एक पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 का मतलब ये है कि उस पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आई है, लेकिन फंक्शन कांस्टेंट नहीं हुआ। हो सकता है फंक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, तो अगर उस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो गया तो हो सकता है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आई। तो 2 रीजन हो सकते हैं, या तो वो टर्न बैक किया हो या फिर उसने कर्वेचर चेंज किया होगा। तो ऐसा, तो इसलिए ना सिर्फ तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो इंक्रीजिंग होने के लिए डेरिवेटिव 0 हो भी सकता है। तो इसको अपन थोड़ा और डिटेल में लेके जाते हैं, तो वहां पे अपने को मैक्सिमम मिनिमम भी मिल जाएगा। तो ठीक है, तो एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। एग्जांपल जैसे y = x³ एंड y = x⁴। तो अगर मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला तो 3x²। तो क्या हो रहा है ना, 0 के आगे डेरिवेटिव पॉजिटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो इधर इंक्रीज कर रहा है, इधर इंक्रीज कर रहा है। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि 0 पे क्या हो रहा है। पूरे में तो पता चल गया, अब 0 पे क्या हो रहा है। बोले 0 पे तो डेरिवेटिव 0 है, तो डेरिवेटिव 0 का क्या करूं, इंक्रीजिंग है कि नहीं है। तो देन यू हैव टू गो विद द बेसिक डेफिनेशन। तो बेसिक डेफिनेशन f(0) प्लस f(0), f(0) माइनस। तो f(0) माइनस हो जाएगा -h³, ये 0 हो जाएगा, ये h³ हो जाएगा। तो दिस इज द इनइक्वालिटी, दिस इज द इनइक्वालिटी एंड इट इज द इनइक्वालिटी ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब है वहां पे भी वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ये हुआ बेसिक डेफिनेशन से। अब बच्चे को अगर ग्राफ पता है तो ऐसे ही बता देगा। ये देखो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मैंने पहले क्या किया, पहले मैथमेटिकली समझाया, फिर ग्राफ से तो देख के ही पता चल रहा है। अब अपन टूल डेवलप करेंगे। तो टूल डेवलप क्या होगा कि अगर डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं करता है तो मोनोटोनिक है। तो पहला एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल बेसिक डेफिनेशन से, ये वाला। दूसरा ग्राफ से, जिसको पता है वो डायरेक्ट बोल देगा। तीसरा हम टूल डेवलप कर लेंगे, डेरिवेटिव डजंट चेंज द साइन, स्टिल द फंक्शन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। इसका ये मतलब। तो नेक्स्ट x⁴ में, तो यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा 4x³। तो इसका डेरिवेटिव 0 के आगे पॉजिटिव, नेगेटिव, यानी डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो व्हाट अबाउट 0? तो गो विद द बेसिक डेफिनेशन। तो f(0) प्लस और f(0) माइनस। तो 0 माइनस हो जाएगा h⁴, ये 0, ये h⁴। तो ये हो जाएगी इनइक्वालिटी ऐसी। ये कैसी इनइक्वालिटी है? ये मिनिमा की इनइक्वालिटी है। तो ये मिनिमा की डेफिनेशन है कि राइट और लेफ्ट में वैल्यू 0 से बड़ी होगी। बाकी इसको कोई ग्राफ से भी कर सकता है। तो ग्राफ से कैसा होगा कि 0 के लेफ्ट राइट में वैल्यू
ज्यादा होगी, तो ये हो गया मिनिमा। तो ग्राफ देख के तो ऐसे ही पता चल रहा है मिनिमा। तो पहला हमने क्या किया, मैथमेटिकली डेफिनेशन से किया। पहला हमने क्या किया, मैथमेटिकल डेफिनेशन से किया। दूसरा अपन ने कैसे समझा, ग्राफ से समझा। तीसरा टूल डेवलप कर लेते हैं, डेरिवेटिव डज चेंजेस द साइन। तो डेरिवेटिव डजंट चेंज द साइन, मोनोटोनिक। डेरिवेटिव चेंजेस द साइन, नॉन मोनोटोनिक। तो यहाँ पर अब अपना एक रिमार्क बन जाएगा। तो रिमार्क क्या बनेगा कि जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो है, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो, तो उसके राइट लेफ्ट में क्या हो रहा है, उसके राइट लेफ्ट में क्या हो रहा है। तो चार पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसको समझते हैं। तो देखो इंक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो यानी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ये डिक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, नहीं हो गया मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो ये पूरा डिसाइड होने लग गया। फिर ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। कभी भी हम जब चलते हैं तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं। इनपुट जब भी चलता है तो लेफ्ट टू राइट चलता है। इनपुट जब भी चलता है तो लेफ्ट टू राइट चलता है। तो तीसरे वाले में क्या हो रहा है, इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है। ये क्या है, मुंह नीचे मैक्सिमम। तो ये कौन हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। अब नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो ये कौन हो गया, मिनिमा। तो यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर भी कवर हो जाता है। बस इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये उन्हीं फंक्शंस पे कमेंट कर सकता है जिनके डेरिवेटिव निकाले। ये उन्हीं पे कमेंट कर सकता है जो डिफरेंशिएबल है, क्योंकि अपन डेरिवेटिव टूल यूज कर रहे हैं ना, तो वो तो तभी कर सकते हैं जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर कल को मॉडुलस, बॉक्स, फ्रैक्शनल आ गया तो क्या होगा, you have to go with the basic definition, you have to go with the sorry excuse me sorry। तो तो तुमने डेरिवेटिव यूज किया है, इसका मतलब डिफरेंशिएट किया है। डिफरेंशिएट किया है इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल था। लेकिन हर फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होता नहीं है। मॉडुलस, बॉक्स, फ्रैक्शन, उन पे भी तो कमेंट करने को आ ही सकता है ना कल को। और इनवर्स फंक्शन, जो इनवर्स फंक्शन में अपन ने पढ़े, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उधर भी तो कुछ हो सकता है। तो इसलिए तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है कि सिर्फ डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल वाली सिचुएशन भी कुछ कर सकती हैं। ओके, तो मॉड, बॉक्स, फ्रैक्शनल है तो 100% रीडिफाइनिंग लगेगी, नो डाउट। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं जो अपने को उसकी स्टडी कराएगा। तो जैसे y is equal to x square into e raised to minus x, तो भैया इसका ग्राफ प्लॉट करना है, या फिर ऐसा समझ लो इसका बिहेवियर समझना है। तो बिहेवियर समझना है तो इसको फिर डेरिवेटिव हेल्प करेगा। तो डेरिवेटिव अपने को वो चीज समझा के देता है। तो ठीक है, तो डिफरेंशिएट मारो। अब आता है कि कैसे मारेंगे, वो एमओडी चैप्टर बताएगा, हाउ टू डिफरेंशिएट द फंक्शन। तो ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल, पहले को रोका, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को रोका, पहले का डेरिवेटिव। ये हो गया एमओडी चैप्टर से। अब आ गई एओडी में, इसके साइन वाइन चेक करेंगे। तो e raised to minus x, x और ये 2 minus x। तो डेरिवेटिव कहाँ पे जीरो हो रहा है, एक जीरो पे जीरो है, 2 पे जीरो है। तो 2 के आगे नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या, तो जीरो पे क्या हो रहा है, डेरिवेटिव जीरो। 2 पे क्या हो रहा है, डेरिवेटिव जीरो। तो देखो डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, यानी डिक्रीज करके इंक्रीज हो रहा है, तो मिनिमम। और 2 पे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इंक्रीज करके डिक्रीज हो रहा है, तो यानी मैक्सिमम। आ गया समझ में कि हमें यहाँ पे ये भी समझ में आ गया कब डिक्रीज कर रहा है, कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है। हमें ये भी समझ में आ गया कि कहाँ पे मिनिमम और कहाँ पे मैक्सिमम। अब इसका ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं, तो उसके लिए मेरे को वैल्यूज लगेंगे। तो एफ ऑफ 0 पे 0 आएगा, एफ ऑफ 2 पे ये 4 इंटू ई रेज टू माइनस 2 आएगा। तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, हाँ। अब एक डाउट ये आ सकता था कि सर ये डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज तो ऐसे भी कर सकता था, ऐसे भी कर सकता था, ऐसे भी कर सकता था, तो ये आपने कैसे डिसाइड किया कि ऐसा ही होगा। तो पहला रीजन एक डबल डेरिवेटिव और आएगा। तो यहाँ डबल डेरिवेटिव जीरो होता है एक्चुअली, एक बीच में एक पॉइंट आएगा जहाँ डबल डेरिवेटिव जीरो आ रहा होगा। डबल डेरिवेटिव जीरो आ रहा होगा, तो वो बताएगा कि कर्वेचर चेंज। देखो यहाँ पे पहले नीचे है मुंह, फिर मुंह ऊपर हो गया,
तो ये बीच में एक ऐसा पॉइंट आके गया है जहाँ पे कर्वेचर चेंज हुआ है। तो कर्वेचर चेंज हुआ है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो ये देगा डबल डेरिवेटिव 0। ये अपना आएगा मैक्सिमा मिनिमा के टॉपिक में। अभी अपन मोनोटोनिसिटी पढ़ रहे थे, तो मैक्सिमा मिनिमा के टॉपिक में आएगा। नहीं तो एक इजी तरीका ये कि इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू माइनस एक्स। तो ये चला गया लिमिट चैप्टर में क्वेश्चन, क्योंकि लिमिट चैप्टर बताती है कि कैसे स्टडी करते हैं। तो देखो, तो मैं एल हॉस्पिटल से करूंगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेज़ टू एक्स, तो इस पे 2 बार एल हॉस्पिटल लगाएंगे अपन, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर है ना, तो 2 बार डेरिवेटिव, तो एक बार आएगा 2x अपॉन ई रेज़ टू एक्स, फिर दोबारा एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो आएगा 2 अपॉन ई रेज़ टू एक्स। अब x को इन्फिनिटी भगाऊं, तो ये 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो यानी वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, तो ये वैल्यू 0 की तरफ, इसलिए ऐसा ग्राफ आया। ठीक है, तो इतना क्लैरिटी होना चाहिए। इतना क्लैरिटी है तो फिर कुछ नहीं रुकता, बोर्ड तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। मेंस एडवांस, मेंस में निकलता है। एडवांस थोड़ा सा ट्रिकी है, हर एक चीज पे चेक करना पड़ता है, तुम कैजुअल अप्रोच से नहीं जा सकते, डोमेन को समझना होता है, उसके हर एक पॉइंट पे उसकी चीज को समझना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये देखो, ये अपने को हेल्प करता है रेंज निकालने में, ये फंक्शन की रेंज निकाल के देगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि रेंज इज वेरी डिफिकल्ट, एंड रेंज सिर्फ एक सोल फैक्टर नहीं है कि ऐसा ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। रेंज में ट्रिक्स लगती हैं, कैसे निकाला जाएगा। रेंज थ्रू आउट द सिलेबस कवर होता है, तो अलग अलग अप्रोचेस निकलती हैं। तो इसलिए तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, अगर मान लो फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो उसकी लीस्ट वैल्यू ए पर आएगी, एफ ऑफ ए, और उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बी पे आएगी, दैट इज एफ ऑफ बी। ये तुम उससे भी एक्सप्लेन कर सकते हो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम से। ए कॉमा बी में फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो फंक्शन मस्ट अचीव द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, यानी लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर भी ऐसा है, लेकिन बट मेक श्योर ए डोमेन इज इन अ क्लोज इंटरवल, डोमेन इज इन अ क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पर देखो डिक्रीजिंग है तो ए पे ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही है और बी पे लीस्ट वैल्यू आ रही है। अच्छे क्वेश्चन कौन होते हैं, जो नॉन मोनोटोनिक है। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो इजी है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो लीस्ट और ग्रेटेस्ट इजी है। लेकिन जो नॉन मोनोटोनिक होता है तो उसमें क्या है, बहुत कुछ चेक करना पड़ता है। तो फिर क्वेश्चन आएगा कहाँ कहाँ चेक करेंगे, कहाँ कहाँ चेक करेंगे। तो कहाँ कहाँ चेक करेंगे, तो क्या होगा ना, तो x पर y की वैल्यू निकालेंगे, तो एक, तो पहला कहाँ चेक करेंगे, एंड पॉइंट्स पर, एंड पॉइंट्स पे। दूसरा कहाँ चेक करेंगे, जहां डेरिवेटिव 0 है, क्योंकि अपने को मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर में पता चलेगा कि मैक्सिमम मिनिमा वहां आता है जहां डेरिवेटिव 0 होता है, वहां आता है जहां डेरिवेटिव। और दूसरा जहां पे बिहेवियर चेंज हो रहा है, यानी नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स, क्योंकि इसको डेरिवेटिव कवर नहीं कर पाएगी, तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स है तो डेरिवेटिव कवर नहीं कर पाएगा, तो कवर नहीं कर पाएगा तो यू हैव टू गो विद द बेसिक डेफिनेशन, तो इसलिए अलग से चेक करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, इन सब पर आने वाली वैल्यू, तो जो सबसे छोटी होगी वो लीस्ट, और जो सबसे बड़ी होगी वो ग्रेटेस्ट। जो सबसे छोटी होगी वो लीस्ट, और जो सबसे बड़ी होगी वो ग्रेटेस्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ln x, और डोमेन दे रखा है 1/√3 से √3। तो ज्यादातर अच्छे क्वेश्चन डोमेन दे के रखते हैं, पर अगर कभी डोमेन नहीं दिया तो इसका मतलब है कि तुम्हें डोमेन, फंक्शन के एक्चुअल डोमेन लेके काम करना है। तो उसका मतलब है कि तुम्हें फंक्शन के एक्चुअल डोमेन लेके काम करना है। ठीक है, तो तो यहाँ पे दे रखा है, तो अपने को सिर्फ इतने में स्टडी करनी है। तो ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा, ये इनवर्स वाले को इजी कर लूंगा थोड़ा। तो साइन इनवर्स वाले को इजी कैसे करूंगा,
मैं x को tan थीटा रख देता हूँ तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो tan थीटा नीचे रखा तो 1 प्लस tan स्क्वायर यानी sec स्क्वायर, रूट के बाहर आएगा sec थीटा। अब ध्यान देना मैंने मॉडुलस का ध्यान नहीं दिया, क्यों? रूट के अंदर स्क्वायर जो होता है वो मॉड 1 के बाहर निकलता है, पर मैंने इसलिए नहीं ध्यान दिया क्योंकि x जो है वो 1/√3 से √3 है। x जो है वो 1/√3 से √3 है, तो उसमें वो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए एज इट इज लिख दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये sin इनवर्स sin थीटा है जो कि थीटा निकलेगा, और थीटा कौन था? tan इनवर्स x। तो दिस इज नथिंग बट इट्स अ tan इनवर्स x माइनस ln x, tan इनवर्स x माइनस ln x। मैं ये डायरेक्ट भी कर सकता था, कैसे? ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर हाइपर तो बेस हो जाएगी 1, और बेस 1 है तो tan इनवर्स क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन 1 विच इज x, ऐसा। पर ठीक है, तो अब इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी है, तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी है तो डेरिवेटिव, एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ln x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, ठीक है। अब तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये ऊपर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि x जो चल रही है वो 1/√3 से √3 चल रही है, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ऊपर वो क्वाड्रेटिक है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव है, मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, तो है ना, तो रूट्स आर इमेजिनरी, तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज नेगेटिव, तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव, तो यानी फंक्शन इज ऑलवेज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो फंक्शन इज ऑलवेज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, तो फंक्शन इज ऑलवेज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, तो लीस्ट वैल्यू कहाँ पर आएगी? क्योंकि अगर ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो लीस्ट वैल्यू राइट हैंड पॉइंट पर आएगी, यानी एफ ऑफ √3, एफ ऑफ √3, और ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ पर आएगी? लेफ्ट हैंड पॉइंट पर आएगी, एफ ऑफ 1/√3। सो दिस इज द आंसर। वो फिर इनपुट रख के वैल्यू निकालेंगे, है ना। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशिंग इनइक्वालिटीज। ये वैसे तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से तुम निकाल ही लोगे, कैसे? x की वैल्यू रखकर, x की वैल्यू रखकर, x की वैल्यू रखकर। लेकिन सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है? 1 प्लस एक्स इंटू ln ऑफ x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, कि सब एक तरफ ले लो, पहले सब एक तरफ ले लो, तो वो 1 प्लस एक्स ln ऑफ x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको फंक्शन मान लिया। तो और टू प्रूव दैट कि फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, तो फंक्शन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो ये मुझे प्रूफ करना है। तो फंक्शन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो मैंने इसके बिहेवियर को समझने की कोशिश की। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया? 1 प्लस एक्स ln ऑफ x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको समझने के लिए डेरिवेटिव लगेगा, तो एफ डैश एक्स निकाला। डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? एमओडी चैप्टर, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, ये सब लगेगा, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, ये सब लगेगा इसको, ठीक है। तो x को रोका, ln वाले का डेरिवेटिव यानी x प्लस रूट ओवर 1, पहले वो डिनोमिनेटर में आएगा, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव वो 2x अपॉन रूट ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ln वाले को रोका, x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का डेरिवेटिव 1, एंड फिर इसका डेरिवेटिव माइनस 2x अपॉन 2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ये एलसीएम लेंगे ना, तो ये न्यूमरेटर कैंसिल होगा और ये जो आएगा ना वो पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअली डेरिवेटिव रह जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स, नहीं x प्लस
√1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव रह जाएगा ln ऑफ x प्लस √(x1 प्लस एक्स स्क्वायर) एंड विच इज पॉजिटिव, यानी डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि ये 1 से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, तो x पॉजिटिव है, ये 1 से बड़ा है, और लॉग के अंदर अगर 1 से बड़ा है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हर x पर आने वाली वैल्यू 0 पे आने वाली वैल्यू से बड़ी होगी, तो हर x पर आने वाली वैल्यू उसके 0 के आने वाली वैल्यू से बड़ी होगी। f ऑफ 0 0 है और fx इज ग्रेटर देन 0, सो हेंस प्रूव्ड। यही क्वेश्चन अपन x को रख के कर सकते हैं। अब देखो बच्चे का प्रॉब्लम कैसा है ना, वो क्या सोचता है कि सर ये x का वैल्यू रख के जब चेक ही कर सकते हैं तो काय को इतना झमेला किया, काय को तो प्रॉब्लम पॉइंट ये नहीं है ना कि आंसर आ गया, पॉइंट ये नहीं है कि आंसर आ गया, पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जो थ्योरी अपन ने पढ़ी है वो थ्योरी को कैसे अप्लाई करते हैं, ये क्लियर होना जरूरी है पहला। दूसरा होता है कि क्वेश्चन के सॉल्व करने के अप्रोचेस क्या है, तो वो भी डेवलप होनी चाहिए। अब टेस्ट में तुम कैसे अप्रोच कर रहे हो ये तुम्हारा वहां पे एक सेल्फ डिसीजन रहता है, तो तुम्हारा सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस में या जो रिवीजन में कर रहे हैं तो यहाँ ये एम नहीं है कि बस ये वैल्यू आ गई, आंसर आ गया तो मेरा काम खत्म हो गया। हाँ, कभी कभी अपन कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि अपने को ये भी देखना होता है कि अपना टाइम कितना जाने वाला है, क्योंकि अपने को यूज करना है टाइम को, तो इसलिए तो ऐसा नहीं है कि अपन पीछे पड़ के रह जाएंगे कि भाई नहीं 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 अपन तो सब्जेक्टिवली ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। कभी कभी अपने को ये भी देखना पड़ता है कि ठीक है अल्टीमेटली अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या, या इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा सकते हैं। तो अपने को अपना टाइम मैक्सिमाइज करना होता है, यूटिलाइज करना होता है। ओके, सो नेक्स्ट है मीन वैल्यू थ्योरम। तो हम पूरी कैलकुलस में ना 5 पढ़ते हैं, पूरी कैलकुलस में 5 पढ़ते हैं, 2 हो गई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम कंटिन्यूटी चैप्टर में, फिर रोज थ्योरम और लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ये एओडी चैप्टर में, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक रिमार्क है, थ्योरम वाले का कोई नाम नहीं है उसका, पर उसका एक रिमार्क है, तो वो भी बहुत यूज होता है। नेक्स्ट इनकी गजब की बात ये है कि ये लोग सिर्फ ये बताते हैं कि एग्जिस्ट करेगा, मतलब कोई है जहां पर ऐसी चीज हो रही होगी, पर वो ये नहीं बता पाएंगे कितने पॉइंट्स ऐसे हैं और कौन है। मतलब वो ये बोलेगा कि 1 से 2 में ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा होगा 1 से 2, पर कितने पॉइंट ऐसा करेंगे और कौन सा पॉइंट करेगा वो ये नहीं बता पाएगा। उसके लिए फिर टूल्स का कॉम्बिनेशन लगता है। तो मीन वैल्यू थ्योरम तो पहला है रोज थ्योरम। तो ये आदमी का नाम है, तो रोज थ्योरम में क्या है, तो एफ एक्स बी ए फंक्शन, तो उसकी कंडीशंस हैं। तो कंडीशंस क्या है कि पहला एफ एक्स इज कंटिन्यूअस in closed interval a comma b. Second, fx is differentiable in open interval a comma b. Third, f of a equal to f of b. ये उसकी कंडीशन है। तो थ्योरम का फंडा क्या होता है कि ये कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये रिजल्ट आएगा, बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू इन एनी केस। ऐसा जरूर नहीं है कि हमेशा कन्वर्स में ट्रू, कुछ केस में हो भी सकता है, कुछ केस में नहीं भी हो सकता है, कुछ केस में हो भी सकता है, कुछ केस में नहीं भी हो सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि नहीं होगा पहला, तो फिर स्पेशल केस टू केस बेसिस पे देखते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन है तो ऐसा रिजल्ट होगा, ऐसा रिजल्ट होगा तो कंडीशन ट्रू होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, तो देखो, तो कंटिन्यूअस पहला पॉइंट कंटिन्यूअस, इसका मतलब पेन उठाते वक्त, ग्राफ बनाते वक्त पेन नहीं उठेगा, ग्राफ बनाते वक्त पेन नहीं उठेगा। सेकंड है कि कर्व स्मूथ रहेगा। थर्ड है कि एंड पॉइंट पे वैल्यू बराबर आएगी। तो देख रहे हो तुम, तो ग्राफ बनाते वक्त पेन नहीं उठेगा, स्मूथ चलेगा और एंड पॉइंट पे वैल्यू बराबर आएगी। तो हो क्या रहा है, कम से कम बीच में एक बार टर्न लिया होगा, और कम से कम बीच में एक बार टर्न लिया होगा तो वहां पे डेरिवेटिव 0 हुआ होगा। तो यानी तो हम यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकालेंगे, देन देयर एग्जिस्ट कम से कम एक सी ए और बी के बीच में, सच दैट वहां पे डेरिवेटिव 0 होगा।
वहां डेरिवेटिव 0 होगा। ये हो गया मैथमेटिकली। लेकिन ग्राफिकली वो क्या बताना चाहता है, बीच में कम से कम एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगी, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी। तो कम से कम एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट आएगी। तो जैसे एक वेरीफाई करके देखते हैं, तो f of x इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2, और ये करना है अपने को -3 से 0 में। तो देखो पहला ये कंटिन्यूस है, क्योंकि पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस, एक्सपोनेंशियल इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस इज अ कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस इन 0 से 3। सेकंड ये डिफरेंशिएबल भी आ जाएगा इन ओपन इंटरवल 0,3। थर्ड f ऑफ 0 पे 0 आ रहा है, और f अरे ये -3,0 है, तो कंटिन्यूस इन -3,0, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -3,0। थर्ड f ऑफ -3 पे 0 है, 0 पे 0 है, तो यानी बराबर। तो रोज थ्योरम इज एप्लीकेबल, रोज थ्योरम इज एप्लीकेबल, और रोज थ्योरम एप्लीकेबल है। अगर रोज थ्योरम एप्लीकेबल है तो देन देयर एग्जिस्ट at least one c minus 3,0 such that f dash c equal to 0। अच्छा, अब वेरीफाई का क्या मतलब है, मैं वो पॉइंट ढूंढूंगा जहां पर ये 0 हो रहा है। ये तो अपना रोज थ्योरम का काम हो गया। रोज थ्योरम कैसे काम करती है, तो ये हो गया। तो रोज थ्योरम का फायदा क्या है ना, वो ये बता देगा कि देयर एग्जिस्ट, क्योंकि हो सकता है पॉइंट अपन ढूंढ ही ना पाए। क्यों? हो सकता है इक्वेशन इतनी खतरनाक हो, ट्रांसेंडेंटल हो, सपोज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो, या हायर डिग्री पॉलिनोमियल हो, हम रूट निकाल ही नहीं सकते, सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते, तो फिर तो इसलिए तो ये क्या करेगा, ये बस बोल के छोड़ देगा वहां पे है ऐसा पॉइंट, पर वो ये नहीं बताएगा कि कौन है, कितने हैं। तो लेकिन अपन क्रॉस चेक करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल उस हिसाब से लिया है, तो क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2। तो ठीक है, तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल, ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर को रोका तो 2x प्लस 3, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 को रोका तो ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2। ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा एक 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 बाई 2। तो ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2, तो ये एलसीएम लगेगा, तो बाई 2 तो 4x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 तमीज से। तो ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 अपॉन 2, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो इसके दो रूट्स आएंगे, इक्वल टू 0 करेंगे ना, तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो इसके दो रूट्स आएंगे। तो एक रूट आएगा -1 आएगा क्या, कौन सा आ रहा है यार एक रूट इसका, -1 है यार, अरे वो 3/2 के साथ एक x भी आएगा। 3/2 के साथ x नहीं आएगा ना, अच्छा हाँ, इसलिए नहीं आ रहा था। तो ये 3x आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसके रूट आएंगे -2 एक आएगा, क्योंकि -2 पे ये होगा -4 -2 प्लस 6, हाँ। और दूसरा आएगा ये क्या कहते हैं, सी बाई है ना, -6 इज इक्वल टू -2 अल्फा 3, तो 3, तो -2 -3 और 0 के बीच में, तो वेरीफाइड। तो यहाँ पे क्या वेरीफाई हो गया कि रोज थ्योरम ने पहले बोला वहां पर है, तो हमने वो ढूंढ के दे दिया कौन है, वो -2 है। पर हर बार नहीं कर सकते ना ऐसा, हर बार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कल को हायर डिग्री पॉलिनोमियल आ जाए, ट्रांसेंडेंटल आ जाए, तो इक्वेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो इसलिए, है ना।
नेक्स्ट है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, शॉर्ट में अपन बोलते हैं इसको LMVT, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो शॉर्ट में इसको अपन बोलते हैं LMVT। ये कंडीशन बहुत कम है इसकी। तो पहली कंडीशन क्या है कि कंटिन्यूअस होने चाहिए, यानी ग्राफ बनाते वक्त पेन नहीं उठेगा। दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ऊपर इंटरवल कॉमा भी, मतलब ग्राफ बनाते ग्राफ स्मूथ होगा। तो वो ये बोल रहा है, तो इसी पे उसने कमेंट कर दिया, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन C between A and B such that f dash C is equal to f of B minus f of A upon B minus A. Next, Rose theorem is the special case of this LMVT. Rose theorem is a special case of LMVT, है ना। तो अब आता है कि यार ये लिखा क्या है इसने, ये इसका क्या मतलब क्या है। तो अब अपने को इसको डिकोड करना है कि ये क्या लिखा है। तो प्रूफ भी दे सकते हैं अपन इसका, लगे तो एक बार दे देता है। तो एक फंक्शन अज्यूम किया g of x which is f of x minus f of b minus f of a upon b minus a into x minus a। तो हो क्या रहा है, तो ठीक है, तो g of x पे रोज थ्योरम लगाएंगे, g of x पे रोज थ्योरम लगाएंगे। तो पहला ये कंटिन्यूअस है, दूसरा ये डिफरेंशिएबल है, तीसरा इसका g of a और g of b निकालेंगे तो दोनों जीरो आ रहा है, अपन ये लगा रहे हैं a, b में, तो ये रोज थ्योरम एप्लीकेबल। तो रोज थ्योरम इज एप्लीकेबल, तो इसका मतलब है कम से कम देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन C A से B में सच दैट G dash C इक्वल टू 0। तो G dash C निकालोगे तो F dash C इज इक्वल टू F of B minus F of A upon B minus आ गया। ये बहुत डिफिकल्ट है, LMVT बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि फंक्शन अज्यूम करना पड़ता है। तो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना फंक्शन अज्यूम करना है, वो जान निकल जाती है। इट्स नॉट इजी। बंसल में ट्राई कर सकते हैं, बंसल शीट में ना कई क्वेश्चन है जहाँ पे तुम्हें फंक्शन अज्यूम करना पड़ता है, तो उसमें ही समझ में आ जाएगा लेवल। तो डिफिकल्ट जाता है वो, क्योंकि फंक्शन कौन सा लूं, मेरे पास फंक्शन दे रखा है, मैं निकाल लूंगा आगे की प्रोसेस, पर साला जहाँ पे फंक्शन ही मानना पड़े, और फंक्शन मानने के कितने कॉम्बिनेशन है, ट्रिगो चल रही है, कितने सारे स्टैंडर्ड फंक्शन चल रहे हैं। ऑब्वियसली मॉड बॉक्स फ्रैक्शन नहीं आता दिमाग में, पर एल्जेब्रिक है, ट्रिगो है, लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, फिर उनकी न जाने पावर्स है, डिनोमिनेटर है, क्या क्या है, नहीं मान सकते ना। तो थोड़ा वो क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना पड़ता है, तो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। अगर पहले से फंक्शन देगा ना फिर इजी है, पहले से फंक्शन देगा तो इजी है, लेकिन अगर फंक्शन नहीं दिया फिर मुश्किल है भाई। ओके, अब इसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं, ये लिखा क्या है भाई, एफ डैश सी इज इक्वल टू, तो देखो ज्योमेट्रिकली एफ डैश सी का मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू सी। और ये कौन हो गया, ये हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वो क्या होता है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप। तो ये हो गया स्लोप ऑफ सीकेंट ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स। अब इसको ग्राफिकली देखते हैं कि क्या दिख रहा है ये। तो ये दिख रहा है ए से बी में, एक तो कंटेनर से तो ग्राफ बनाते हुए पेन नहीं उठेगा, डिफरेंशिएबल है, स्मूथ बनेगा। और कह क्या रहा है कंक्लूजन में कह रहा है कि कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे ड्रॉ की गई टेंजेंट एंड पॉइंट्स को जॉइन करने वाली की पैरेलल होगी, क्योंकि स्लोप इक्वेट है ना, तो स्लोप इक्वेट है तो यानी पैरेलल है। तो ये हो गया अपना a कॉमा एफ ऑफ ए, और ये हो गई अपनी b कॉमा एफ ऑफ बी। तो रोज थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ LMVT, वो देख सकते हैं, क्योंकि अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया तो जीरो हो जाएगा, तो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो वहां से ये देखा जा सकता है।
है ना। नेक्स्ट है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा 2 मिनट का ब्रेक। ओके, सो नेक्स्ट है मैक्सिमा मिनिमा। तो ये ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फंक्शन। तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फंक्शन तुम इसको प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो। जैसे मान लो कोई बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस में मान लो उसमें मैक्सिमाइज क्या करना है, प्रॉफिट करना है। अब प्रॉफिट सिर्फ ऐसा नहीं है कि ज्यादा बेचो बस प्रॉफिट आ गया, क्योंकि वो सेल काफी सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी। तो देर आर सो मेनी वेरिएबल्स। तो प्रैक्टिकली लाइफ में ना इट्स अ मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम, और हम कर रहे हैं सिंगल वेरिएबल। तो प्रैक्टिकली लाइफ में जो है वो मल्टी वेरिएबल्स है, क्योंकि there are many variables and these variables are also interdependent। तो ये सब इंजीनियरिंग में आता है, आगे जाके पढ़ाया जाता है ये सब मल्टी वेरिएबल कैसे हैंडल करते हैं। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सिंगल वेरिएबल पढ़ रहे हैं कि यार इस वेरिएबल को चेंज करने से फंक्शन कहाँ पे ऑप्टिमाइज हो रहा है। तो जैसे बिजनेस में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है या इनपुट को मिनिमाइज करना होता है, तो वो मिनिमाइज करने के लिए दे आर आल्सो डिपेंडिंग ऑन मेनी फैक्टर्स, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर चार्जेस, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स। तो ऐसे क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो ऐसे काफी सारे वेरिएबल्स है। अगेन इट्स अ मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम। हम लोग जो कर रहे हैं वो सिंगल वेरिएबल कर रहे हैं। ओके, तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ फंक्शन तो अपना कैसा है, सिंगल वेरिएबल है। तो फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड द टर्म्स। ओके, ऑप्टिमाइज का मतलब है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ठीक है, तो पहला बेसिक डेफिनेशन। तो अगर मैक्सिमा आएगा तो मैक्सिमा कैसे आएगा कि राइट में गए और लेफ्ट में गए तो क्या होगा। राइट में गए तो वैल्यू कम हो रही है, लेफ्ट में भी गए तो वैल्यू कम हो रही है। तो दिस इज द इनइक्वालिटी जो ये बताएगी कि मैक्सिमा कब आएगा।
सिमिलरली मिनिमा के लिए, सिमिलरली ये तो होगी बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, अपने को टर्म्स भी समझने थे, वो भी लेता थोड़ी देर में। हाँ, तो टर्म्स वो भी लेता मैं। तो मिनिमा, तो एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच। तो आगे गए तो वैल्यू बढ़ रही है और पीछे गए तो वैल्यू बढ़ रही है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा। लेकिन मैं ऐसे हर पॉइंट पे चेक नहीं करते बैठूंगा, मैं ऐसे हर पॉइंट पे चेक नहीं करते बैठूंगा, तो मुझे टूल डेवलप करना पड़ेगा। और वो टूल कौन है? वो टूल है अपना डेरिवेटिव, एओडी। वो टूल है अपना डेरिवेटिव। तो वो टूल है डेरिवेटिव। लेकिन उससे पहले एक और कुछ टर्म्स वगैरह है, वो अपने को देखने हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, कभी भी जो मैक्सिमम मिनिमा होता है ना, वो इंटीरियर ऑफ द इंटरवल होता है। तो मैक्सिमम मिनिमा जो अकर करेगा वो इंटीरियर ऑफ इंटरवल अकर करेगा। तो एनसीईआरटी में अगर तुम इसकी डेफिनेशन देखोगे, तो एनसीईआरटी में अगर तुम डेफिनेशन देखोगे तो मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या है कि इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे उसकी वैल्यू नेबरहुड से ज्यादा होगी मैक्सिमा, और मिनिमा के केस में उस पॉइंट पे वैल्यू कम होगी। तो इंटीरियर ऑफ द इंटरवल। नेक्स्ट है टर्म्स, किसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान से देखना। तो देखो, मैक्सिमा और मैक्सिमम में फर्क है। मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमम दोनों में फर्क है। तो x की जो वैल्यू होती है उसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोलते हैं, मैक्सिमम y की वैल्यू। क्योंकि ग्राफ में क्या होता है ना, अपना एक x आएगा और उस पर एक y की वैल्यू आएगी, तो इसको मैक्सिमा बोलेंगे और इसको मैक्सिमम बोलेंगे। तो कभी ध्यान देना, वो क्वेश्चन पूछता भी है, फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बच्चे एक्स और वाई में फंस जाते हैं, बहुत बुरा लगता है ऐसा, क्योंकि इतना सारा सॉल्व करो और ऑब्जेक्टिव में एक पॉइंट की वजह से फिर क्वेश्चन पूरा चला जाता है। एनीवेज, तो देखो, तो ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी। तो पहली चीज, फंक्शन कैन हैव मैक्सिमा, मैनी मिनिमास। तो फंक्शन में बहुत सारे मैक्सिमा, बहुत सारे मिनिमा हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो बातें चल रही है ये सारी डिफरेंशिएबल फंक्शन में चल रही है, डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस फंक्शन में चल रही है। क्योंकि अगर कल को फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो यू हैव टू गो विद द बेसिक डेफिनेशन, तब तुम्हें इस पे ही आना पड़ेगा 100%। तो डेरिवेटिव कुछ कर ही नहीं पाएगा उसमें, चलेगा। तो नेक्स्ट, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, मैक्सिमम और मिनिमम, इनमें फर्क है। मैक्सिमा x की वैल्यू, तो यहाँ पर देखो b इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और f ऑफ b इज अ मैक्सिमम। तो ये हो गया मैक्सिमम और ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। नेक्स्ट, अ मिनिमम वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन द लोकल मैक्सिमा, इसको बोलते हैं लोकल। तो लोकल मैक्सिमा, लोकली ये वैल्यू बड़ी आ रही है, तो इसलिए लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। Next, a local minima can be greater than a local maxima. This could be possible. It depends on the graph. ये local maxima है, local minima, local maxima, local minima, local maxima. Next, फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू या फिर ग्लोबल मैक्सिमम। और जो फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम और लीस्ट वैल्यू। और तुम्हें कभी अगर किसी की डेफिनेशन में डाउट हो ना, तो तुम एनसीईआरटी चेक कर सकते हो, इवन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों में।
अगर कभी भी किसी की डेफिनेशन में तुम्हें डाउट आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, इवन अपना आरसीसी में एक डाउट आता था कि क्या सारे ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम बोलता है कि टू पैरेलल साइड्स, तो टू सेट ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपेजियम बोलता है वन सेट ऑफ पैरेलल साइड्स। तो फिर एक डाउट आता है, क्या सारे ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम है? नहीं। क्या सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है? तो डाउट आता है कि क्या सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है? तो पैरेललोग्राम में टू सेट ऑफ पैरेलल लाइंस होती है और ट्रेपेजियम में वन सेट ऑफ पैरेलल लाइन होती है। तो क्या सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है? तो देख के तो अलग अलग लगता है, क्योंकि एक बोल रहा है टू सेट, एक बोल रहा है वन सेट। तो क्या सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है? तो तुम अगर 7th या 8th की एनसीईआरटी है उसमें दे रखा है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। तो 7th 8th की एनसीईआरटी में देखोगे तो ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। तो कभी भी अगर तुम्हें कोई डेफिनेशन को लेके अगर डाउट आता है कि क्या, गूगल पे सर्च करोगे वो ऑथेंटिक होगा ये जरूरी नहीं है। गूगल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देगा ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए अगर तुम इसके ऑथेंटिसिटी देखना चाहिए, इवन जो बुक्स रहती है ना वो भी ऑथेंटिक नहीं है, वो बुक्स भी ऑथेंटिक नहीं है। तो वो बुक्स ऑथेंटिक इसलिए नहीं है क्योंकि ऑथर को जो समझ में आया उसने अपने हिसाब से लिखा, और ये जरूरी नहीं है कि वो ऑथर तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ये भी है। तो इसलिए हम पूरा 100% उसको नहीं बोल सकते कि कोई जेई मेन एडवांस की बुक है, पर अपने को एक ऑथेंटिक रिसोर्स तो चाहिए, वो है प्रोफेसर्स, और वो तुमसे बात नहीं करेंगे, वो मुझसे भी नहीं करते। तो अपने को फिर लगेगा ऑथेंटिक रिसोर्स, वो आता है एनसीईआरटी, इवन इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दी है तुम उसको फिर टेक इट फॉर ग्रांटेड ले सकते हो, है ना। और एनसीईआरटी बहुत एग्जांपल, बहुत इजी लैंग्वेज में बताती है एंड बहुत सारे एग्जांपल्स दे दे के बताती है। नेक्स्ट, द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आल्सो नोन एज द रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा। नेक्स्ट, अगर कंटीन्यूअस फंक्शन है, अगर कंटीन्यूअस फंक्शन है तो दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा आएगा और मैक्सिमा मिनिमा ऑल्टरनेट आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट, ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा टुगेदर नोन एज एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम ऑल्सो नोन, और एक्सट्रीमल और टर्निंग वैल्यू, और टर्निंग वैल्यू। अब आता है टूल डेवलप करते हैं। भैया हर एक पॉइंट पे अपन नहीं ढूंढ सकते, बेसिक डेफिनेशन से हर एक पॉइंट पे जाने लगे तो नहीं जा सकते, क्योंकि इंटरवल इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो इतना नहीं जाया जा सकता। तो वी नीड अ टूल। तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अरे इसको क्या हो गया, अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट ना। एक मिनट ना।
ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मैं तुम्हें बताऊंगा बोर्ड में कैसे लिखना है, अपने को कैसे सॉल्व करना है। दोनों में फर्क है, बोर्ड डिटेल में मांगती है, बोर्ड सारे स्टेप्स मांगती है। उसका फंडा है कि वो ये चेक करती है कि तुम्हारे दिमाग में क्या था, तो वो सारा पेपर पे होना है ना। पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मेंस एडवांस में ये नहीं मैटर करता, तुमने उसको कैसे सॉल्व किया ये मैटर नहीं करता। तो तुम्हारा अल्टीमेट एम मैटर, अल्टीमेट जो है वो मैटर करता है कि ऑप्शन क्या लिख रहे हैं, नंबर क्या लिख रहे हैं। तो तुम्हारा तो बीच में क्या मेहनत किया डजंट मैटर, लेकिन फाइनल वाला मैटर कर रहा है। पर बोर्ड में ऐसा नहीं है, बोर्ड में स्टेप्स मैटर करेगा, फाइनल वाला भी मैटर करेगा। तो इसलिए क्या होता है, उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। आपने इतने, मान लो 10 लाइन का है, तो आपने 3 स्टेप्स लिखे, 1 मार्क हो गया। फिर अगले 3 स्टेप्स लिखे, 1 और मार्क हो गया। फिर अगले 4 स्टेप लिखे, फिर 1 और मार्क हो गया। फिर जो आंसर लिखा उसका 1 मार्क हो गया। तो ऐसे करके मिलके 4 मार्क हो जाएगा, है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई आधा दे रहा है, 1/3 दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो 1-0 इस तरह के फॉर्मेट में रहेगा। ओके, तो वो भी अपन देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो देखते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या कह रहा है। तो मैक्सिमा के केस में देखते हैं क्या हो रहा है। देखो ये मैक्सिमा है, तो एज एक्स गोज फ्रॉम a माइनस एच टू a प्लस है, ये लोकल चल रहा है, तो हम लोकल ही ढूंढ रहे हैं। तो एज एक्स गोज फ्रॉम a टू a माइनस एच टू a प्लस, हम इनपुट हमेशा लेफ्ट टू राइट जाता है, इनपुट हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। यही रीजन है कि टाइम, फिजिक्स में वो टाइम है, तो टाइम हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पीछे जाएगा ही नहीं। तो इसलिए तो हम हमेशा क्या करते हैं कि इनपुट हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चलता है। ठीक है, तो अब तो ठीक है, तो एज एक्स गोज फ्रॉम a माइनस एच टू a प्लस एच, तो फंक्शन एफ एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग हो रहा है। तो इसका मतलब है डेरिवेटिव पहले, डेरिवेटिव गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और डेरिवेटिव गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो फ्रॉम इंटरमीडिएट वैल्यू। हाँ, सो फ्रॉम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, देखो ध्यान से देखना, एफ डैश एक्स कहां से आ रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, तो फ्रॉम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, तो बीच में एक सी आया होगा जहां पे डेरिवेटिव 0 रहा होगा, तो यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब मिनिमा के देखते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। तो मैक्सिमा ने क्या बोला, मैक्सिमा वहां आएगा जहां डेरिवेटिव 0 है। अब मिनिमा का भी देख लेते हैं। तो मिनिमा, as x goes from left to right, function goes from decreasing to increasing, derivative goes from negative to positive, from IVT, intermediate value theorem, from IVT बीच में 0 आया होगा। तो जहां मैक्सिमा होता है वहां डेरिवेटिव 0 है, जहां मिनिमा है वहां पे भी डेरिवेटिव 0 है। उल्टा, जहां डेरिवेटिव 0 है वहां क्या है, तो ये फिर फंस गया। जहां पे मैक्सिमा है वहां डेरिवेटिव 0 है, जहां मिनिमा है वहां डेरिवेटिव 0 है, पर जहां डेरिवेटिव 0 है वहां पर क्या हो रहा है, तो फिर फंस गए। तो इसलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अकॉर्डिंग टू बोर्ड, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अकॉर्डिंग टू बोर्ड। तो बोर्ड कैसे करेगी, तो बोर्ड कैसे करेगी देखो, तो मैक्सिमा, तो डेरिवेटिव गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यानी डेरिवेटिव इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। तो मैक्सिमा वहां आएगा जहां डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है। मिनिमा, मिनिमा, तो एफ डैश एक्स गोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, डिक्रीज करके इंक्रीज कर रही है, सो डेरिवेटिव इज इंक्रीजिंग, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो नेगेटिव होगा। तो तुम कभी भी ध्यान रखो, हम बात हमेशा फंक्शन की करते हैं, हम कमेंट हमेशा फंक्शन की करते हैं, हम बिहेवियर हमेशा फंक्शन का करते हैं,
लेकिन हमें हेल्प कौन करता है? फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे को बताती है इंक्रीज डिक्रीज, और सेकंड डेरिवेटिव मेरे को बताता है कर्वेचर। सेकंड डेरिवेटिव क्या बताता है? कर्वेचर। तो मुंह ऊपर खुलेगा कि नीचे खुलेगा? तो मुंह ऊपर खुलेगा कि मुंह नीचे खुलेगा? तो ये पर हम कमेंट बाजी हमेशा फंक्शन पे करते हैं। तो देखो ये बोर्ड की अप्रोच है। तो फिर मेंस एडवांस की अप्रोच क्या है? तो मेंस एडवांस की अप्रोच है, जो डाउट आया था कि मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पे आएगा, तो उसका एक तरीका है। तो डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमा, डेरिवेटिव अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगी तो मिनिमा। तो यहां से चेक हो जाएगा। तो वो करके भी दिखा देता मैं कि मेंस एडवांस पे कैसे रखोगे और बोर्ड में कैसे रखोगे। तो देखो, तो क्वेश्चन है f of x is equal to x square into e raised to minus x। तो मैं पहले मेंस एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। तो मेंस एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से f डैश x स्क्वायर को रोका e raised to minus x का डेरिवेटिव, e raised to minus x स्क्वायर, x को रोका x स्क्वायर का डेरिवेटिव। ये मेंस एडवांस के अप्रोच से e raised to minus x into 2 minus x, क्रिटिकल पॉइंट 0 2, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फंक्शन डिक्रीज करके इंक्रीज कर रही है मिनिमा, और मिनिमम क्या आएगी? f of 0, मिनिमम f of 0, मिनिमा x is equal to 0, मिनिमम y is equal to f of 0। 2 के क्या हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी इंक्रीज करके डिक्रीज कर रही है, तो मैक्सिमा। तो x is equal to 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा, तो x is equal to 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और f of 2 मैक्सिमम, मैक्सिमम, एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमम। तो मैक्सिमा मिनिमा एक्सट्रीमा, मैक्सिमम मिनिमम एक्सट्रीमम, मैक्सिमम मिनिमम एक्सट्रीमम। तो एक्सट्रीमा एक्सट्रीमम, ये अपन ने इधर देखा था। तो ये देखो ना, तो एक्सट्रीमम ये हो गया ये, और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इज द एक्सट्रीमास। तो जो वैल्यू आ रही, जहां आ रही है मैक्सिमा मिनिमा एक्सट्रीमा, जितनी आ रही है एक्सट्रीमम मैक्सिमम मिनिमम। तो ये हो गया अपना मेंस का तरीका, ये हो गया अपना मेंस का, मेंस एडवांस का तरीका। अब आते हैं बोर्ड के तरीके पे। तो बोर्ड के तरीके में क्या करोगे तुम? f of x is equal to x square into e raised to minus x, तो डेरिवेटिव तो वही डायरेक्ट लिख देता, तो x into 2 minus x। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम, वो थोड़ा अंग्रेजी डालना पड़ेगा, वो तुम्हें फिर बुक रेफर करनी पड़ेगी, उसके बीच में थोड़ी सी इंग्लिश डाल देना, वी नो दैट यू नो दैट करके, और थोड़ी अंग्रेजी लिख देना इसके अंदर। वो उस मामले में तुम तो हो ही आगे, है ना। और बुक तो रेफर करनी पड़ेगी तुमको, बोर्ड की बुक। तो मैक्सिमम मिनिमा तो क्या होगा? डेरिवेटिव इक्वल टू 0, ठीक है। तो e रेज़ टू माइनस x, x into 2 minus x is equal to 0। तो जहां मैक्सिमम मिनिमा होता है वहां पे ये डेरिवेटिव 0 होगा, तो x is equal to 0, x is equal to 2। फिर क्वेश्चन मार्क, कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है? तो डबल डेरिवेटिव चेक होगा, तो मेरे को डबल डैश निकालना पड़ेगा। तो डबल डैश निकालता हूं, तो डबल डैश निकालता, तो e रेज़ टू माइनस x को रोका, फिर 2x minus x स्क्वायर को रोका, तो डबल डैश निकालता हूं, e रेज़ टू माइनस x, तो 2 minus 2x plus x स्क्वायर, तो डबल डैश आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इंटू ई रेज़ टू माइनस x। तो अब ये बोर्ड तरीका है, देखो समझ में तो आ ही रहा होगा। तो ये इतना तो लिखना ही लिखना है, साथ में और भी लिखना है, यू हैव टू रेफर द बुक। तो अब 0 और 2 पे मैक्सिमम मिनिमा है, ये समझ में आ चुका है, पर कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है वो भी तो बताना पड़ेगा। तो f डबल डैश x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इंटू ई रेज़ टू माइनस x, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 ई रेज़ टू माइनस x। तो देखो, तो x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, तो f डबल डैश ऑफ 0
तो वो आएगा 2 into e raised to minus 0 which is 2 positive. So double derivative is positive. तो मुंह ऊपर खुलेगा, मुंह ऊपर खुले, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मुंह ऊपर खुलेगा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मुंह नीचे खुलेगा। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मुंह ऊपर खुलेगा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मुंह नीचे खुलेगा। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मुंह ऊपर खुलेगा, मिनिमा। तो x इज इक्वल टू 0 कौन आ गया? पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब x इज इक्वल टू 2 बचा, तो f डबल डैश ऑफ 2, तो वो आएगा 4 minus 8 plus 2 into e raised to minus 2 which is minus e raised to minus 2, 4 2 6 2, it is negative। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मुंह नीचे खुलेगा, मुंह नीचे खुलेगा, मैक्सिमा। अरे समझे? तो मिनिमम हो जाएगी f ऑफ 0, मिनिमम की स्पेलिंग f ऑफ 0 और मैक्सिमम हो जाएगा f ऑफ 2। नेक्स्ट मेंस एडवांस या बोर्ड में अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो स्टोरी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो स्टोरी प्रॉब्लम में क्या होता है, इंग्लिश में 3-4 लाइनें लिखी होती हैं और फिर आपको वो डिकोड करना होता है स्टोरी प्रॉब्लम में, है ना। नेक्स्ट है ये भी कई बार क्वेश्चन में देखा गया है, स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट वो होते हैं जहां डेरिवेटिव 0 है। फिर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट वो जहां एक तो डेरिवेटिव 0 है, तो इसका मतलब ऑल स्टेशनरी पॉइंट आर क्रिटिकल पॉइंट्स, ऑल स्टेशनरी पॉइंट आर क्रिटिकल पॉइंट। और साथ में जहां नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नॉट बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो भैया नॉन डिफरेंशिएबिलिटी किस किस रीजन से होती है? नॉन डिफरेंशिएबिलिटी रीजन होती है एक तो चोंच यानी शार्प कॉर्नर। शार्प कॉर्नर का मतलब है RSD इज नॉट इक्वल टू LSD, RSD इज नॉट इक्वल टू LSD। और दूसरा रीजन वर्टिकल टेंजेंट, यानी एक लिमिट इंफिनिटी जा रही होगी। और तीसरा रीजन डिसकंटिन्यूटी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का। पर क्रिटिकल पॉइंट कौन होगा? क्रिटिकल पॉइंट होगा बिकॉज ऑफ शार्प कॉर्नर, बिकॉज ऑफ वर्टिकल टेंजेंट, नॉट बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी की वजह से नहीं आनी चाहिए, है ना। तो डिसकंटिन्यूटी की वजह से नहीं आनी चाहिए। ओके 2 मिनट का ब्रेक। बहुत सिलेबस है भाई तुम लोगों का, कैसे करते होंगे मैनेज तुम लोग? और ये तो मैं तो मैथ्स का ही देख के बोल रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे मैनेज करते यार तुम बच्चे लोग? सर आपके टाइम पे पोर्शन कम था? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम था यही, कुछ भी इधर कॉमा भी इधर उधर नहीं है, एग्जैक्ट सेम है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 2002-2003 से पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस एग्जैक्ट सेम है। इवन मैं तुम्हें जो मैथ्स पढ़ाता हूँ वो मेरे ही तो नोट्स हैं, जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे वही है, मेरे पास आज भी रखे हैं नोट्स। उनको देखता हूँ तो मेरे को शर्म आती है कि क्या घटिया पढ़ाई की है मैंने। ऐसे अधूरे अधूरे नोट्स लिखे हुए हैं, गंदी हैंड राइटिंग है, गलतियां तो भर भर के हैं, फिर काफी सारी लाइंस मिसिंग है, रिमार्क्स मिसिंग है। तो बैठ के मैंने सारे भरे थे, तब जाके तुम्हारे ये नोट्स बने। तो फिर मेरे को लगा यार मैंने क्या मैथ्स पढ़ा और क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने जब पढ़ा था उसमें इतना नहीं था, मतलब जो आज मैं पढ़ाता हूँ फर्क है उसमें। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेंस एडवांस का रिजल्ट में फर्क है। ऐसा नहीं है कि इफ यू कवर द कंप्लीट सिलेबस देन यू कैन गेट द रिजल्ट, ऐसा नहीं है। इट्स अ रिलेटिव परफॉर्मेंस, तुम औरों के रेस्पेक्ट में कितना अच्छा कर रहे हो। तो इसलिए अपन दूसरा फिर तुम्हारा ये भी करता है कि तुमने पढ़ने का तरीका कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। और मेंस एडवांस दे डोंट एक्सपेक्ट कि यू शुड स्कोर 100%, they are not expecting 100%, they are expecting कि मतलब ठीक है you should be better than the others। तो इसलिए
तो इसलिए अपने को ये और बच्चे के पढ़ने के तरीके पे भी डिपेंड करता है। उसका अगर पढ़ाई का तरीका सही है ना तो फिर निकलता है आराम से। एनीवेज बाकी सिलेबस वही रहता ही है, क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इंजीनियरिंग की, तो इसके बिना जा नहीं सकते इंजीनियरिंग के लिए। तो ऐसा समझ लो बस ABCD लिखना सीख रहे हो तुम, तो फिर आगे जाके वर्ड्स बनेंगे, फिर सेंटेंसेस बनेंगे, पैराग्राफ बनेगा, फिर ऐसे बनेंगे, ऐसा होगा, फिर नॉवल भी बन जाएगी, बट धीरे धीरे से जुड़ जाएगा। ये इंजीनियरिंग की ABCD चल रही है तुम्हारी। आगे डिपेंड करता है कि तुम कहां तक उसको लेके जाते हो। इट्स अप टू यू। एनीवेज सो नेक्स्ट है तो स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। तो एक एग्जांपल लेता हूं। तो एक एग्जांपल है कि fx इज इक्वल टू x raised to 3/5 when minus infinity से 1 and 2 minus x square when x is greater than 1। तो प्लॉटिंग करता हूं, प्लॉटिंग से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो प्लॉटिंग किया, इसका ग्राफ ऐसा है। अब देखो बच्चे फ्लो में ऐसा बना दिया, नहीं ना, आपको चेक करना पड़ेगा। तो चेक क्या करूं भाई, चेक ये करना है 1 पे ये दोनों कर क्या रहे हैं। तो 1 पे कंटिन्यूस है पर नॉन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है नॉन डिफरेंशिएबल है, तो चोंच आएगी। तो दिस इज द ग्राफ। तो अब ढूंढते हैं, तो क्या क्या ढूंढना है अपने को ढूंढना है स्टेशनरी पॉइंट्स, अपने को ढूंढना है क्रिटिकल पॉइंट्स, अपने को ढूंढना है एक्सट्रीमा पॉइंट्स, और अपने को ढूंढना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो ढूंढते हैं स्टेशनरी पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव 0 है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव 0 है ही नहीं, तो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि डेरिवेटिव कहीं 0 है ही नहीं। क्रिटिकल पॉइंट जहां डेरिवेटिव 0 है पर है ही नहीं। क्रिटिकल पॉइंट पहला चोंच की वजह से, तो x इज इक्वल टू 1। वर्टिकल टेंजेंट की वजह से x इज इक्वल टू 0, नॉट बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक्सट्रीमा जहां पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो, तो x इज इक्वल टू 1। तो अब देखो यहाँ डेरिवेटिव की वजह से नहीं आया, यहाँ किसकी वजह से आया, बेसिक डेफिनेशन। और बेसिक डेफिनेशन है कि f ऑफ 1, f ऑफ 1 प्लस और f ऑफ 1 माइनस। तो वैल्यू, तो ये इनइक्वालिटी आई, और ये कैसे चेक करी, ये बेसिक डेफिनेशन से नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट की वजह से, और वो निकला पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पे कर्वेचर चेंज हो, और यहाँ कर्वेचर चेंज हो रहा है 0 पे, तो x इज इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट फिर ये क्लियर है कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है मुंह ऊपर, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है मुंह नीचे। अगेन डबल डेरिवेटिव 0 है तो, अगेन डबल डेरिवेटिव 0 है तो सही बात है। तो देखो, तो डबल डेरिवेटिव 0 है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो वहां पर मैक्सिमा मिनिमा है, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब ये क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जहां पे कर्वेचर चेंज हो रहा है, जहां पे कर्वेचर चेंज हो रहा है। या फिर ऐसा देख लो, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी टेंजेंट जो कर्व को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक ऐसी टेंजेंट जो कर्व को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक ऐसी टेंजेंट जो कर्व को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये कैसे चेक करेंगे, तो देखो उसका भी वही डेरिवेटिव वाले को ही एक्सटेंड करना है। तो ये वो पॉइंट है जहां डबल डेरिवेटिव 0 आ रहा है, ये वो पॉइंट है जहां डबल डेरिवेटिव 0 आ रहा है। एंड देयर आर 4 पॉसिबिलिटी, कैसे, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो करते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी मुंह ऊपर खुल रहा है, और ए के पहले भी मुंह ऊपर खुल रहा था और ए के बाद में भी मुंह ऊपर खुल रहा है, तो ये हो गया मिनिमा। फिर नेगेटिव नेगेटिव मुंह नीचे मैक्सिमा। फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव मुंह ऊपर खुल रहा था फिर नीचे हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव नीचे खुल रहा था फिर ऊपर खुल रहा था, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो तुम सिंपल सा क्या ध्यान रखो, डेरिवेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डबल डेरिवेटिव मुंह ऊपर
मुंह नीचे, कॉन्केविटी अपवर्ड्स, कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स। बाकी मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर में ना ये ज्यादा आता है स्टोरी प्रॉब्लम्स। स्टोरी प्रॉब्लम्स मतलब इंग्लिश में 3-4 लाइन लिखी होंगी, फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग भी तुम्हें करनी पड़ेगी और फिर उसकी सॉल्विंग भी। तो होगा क्या, उस केस में फंक्शन तुम्हें खुद को बनाने पड़ेंगे, बस एक स्टेप आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि कोई कर्व अगर दे रखा है और कोई पॉइंट है, तो इसका ये मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस कब आएगा। तो ये वही मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर। तो ये मैक्सिमम मिनिमम कब आएगा, जब उस पॉइंट से ड्रॉ की गई लाइन कर्व की नॉर्मल होगी। तो ये मैक्सिमम या मिनिमम कब होगी, जब उस पॉइंट से ड्रॉ की गई लाइन कर्व पे नॉर्मल होगी, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफी क्वेश्चन आते हैं इसके, सर्कल, पैराबोला में मिनिमम डिस्टेंस, लाइन, पैराबोला का मिनिमम डिस्टेंस, दो पैराबोला के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, तो उस पर काफी आता है। नेक्स्ट है ग्राफ्स ऑफ रैशनल फंक्शन। ग्राफ्स ऑफ रैशनल फंक्शन, ग्राफ्स ऑफ रैशनल फंक्शन, फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन, ग्राफ्स ऑफ फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन। तो कुछ पॉइंट्स है वो मैं बता देता और एक ग्राफ लेके भी बता देता। तो पहला है कि डोमेन, वो ये बताएगा कि कहां से कहां तक बनने वाला है। x इज इक्वल टू 0 पे y क्या कर रहा है, मतलब y एक्सिस को कहां कट कर रहा है। y इक्वल टू 0 पे x क्या कर रहा है, मतलब x एक्सिस कहां कट हो रही है। थर्ड डेरिवेटिव, वो मेरे को बताएगी कहां इंक्रीजिंग है, कहां डिक्रीजिंग है, कहां मैक्सिमा आ रहा है, कहां मिनिमा आ रहा है। फोर्थ, अगर पॉइंट डोमेन में नहीं है, अगर पॉइंट डोमेन में नहीं है तो उसके राइट में क्या हो रहा है और लेफ्ट में क्या हो रहा है, तो ये कौन बताएगा, लिमिट्स चैप्टर। और एक्सट्रीम पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, यानी जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो फंक्शन क्या कर रहा है, x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी है तो फंक्शन क्या कर रहा है। तो एक एग्जांपल लेके बताता मैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऑफ आर। दूसरा x इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो रियल रूट्स नहीं आ रहे, तो इमेजिनरी रूट्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस कट ही नहीं करेगा। थर्ड, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो निकाल लेंगे, क्वेश्चन रूल से निकाल लेंगे। मैं बस बता देता, वो -1 और 1, तो 1 के आगे डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगी, फिर नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ऐसा होगा। फोर्थ पॉइंट, अगर डोमेन में नहीं है, सब कुछ डोमेन में है। फिफ्थ, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे क्या हो रहा है, तो अगर तुम एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या चला जाएगा, लिमिट्स चैप्टर में। तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो वैल्यू आएगी 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे वही एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो लिमिट आएगी 1। अब इसकी ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं। तो ग्राफ प्लॉटिंग देखो, पूरे एक्स के लिए बनेगा, 0,1 से पास होगा और -1 पे, अच्छा ये इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो -1 पे मैक्सिमा, 1 पे मिनिमा, तो 1 पे इसकी वैल्यू आती है 1/3, तो ऐसा कुछ होगा। और -1 पे वैल्यू आएगी 3। फिर अब इंफिनिटी पे क्या हो रहा है, तो 1 की तरफ जा रहा है, 1 नहीं है, लिमिट 1 है, तो मतलब 1 की तरफ जा रहा है, तो ऐसा कुछ होगा। फिर ये डिक्रीजिंग 0 से 1 में, और -1 के आगे इंक्रीज, ये माइनस इंफिनिटी पे क्या कर रहा है, 1 की तरफ जा रहा है और इंक्रीजिंग है, तो इस तरह से। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। बाकी सारे एग्जांपल्स देख लेना, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लिए मैंने। हर एक एग्जांपल में कुछ ना कुछ यूनिक फीचर है। पहले वाले में कुछ है, दूसरे वाले में कुछ है, तीसरे वाले में कुछ है, चौथे वाले में कुछ है, तो वो काफी कुछ है उसके अंदर, है ना। नेक्स्ट, अब इसमें एक और चीज समझाता तुमको। अब कल को अगर क्वेश्चन आता है 1 1 मैनी 1 देख के बता सकते हैं, ऑन 2 इन 2 देख के बता सकते हैं। रेंज इसकी रेंज अगर देखें तो 1 पे 3 आ रहा है क्या, नहीं 1 पे 1/3 है, -1 पे 3 है। तो इसकी रेंज हो जाएगी y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/3 से 3।
ये रेंज। अदरवाइज इसका रेंज निकालने का तरीका क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में x की क्वाड्रेटिक बनेगी, तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वहां से y में इनइक्वालिटी आ जाएगी। ये अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में किया था। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, क्यूबिक कर्व्स। क्यूबिक कर्व्स, क्यूबिक कर्व्स। अरे यार एक मिनट ना, ओके क्यूबिक कर्व्स है, बहुत ध्यान से सुनना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, है ना। तो देखो क्यूबिक कर्व में हम लोग कर क्या रहे हैं ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में वहां हमने पोस्टमार्टम हो गया था कि भाई एक्स एक्सेस कट करेगा क्या, तो डिस्क्रिमिनेंट बता देगी, टच करेगा क्या, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, इमेजिनरी रूट t लेस देन 0। तो क्वाड्रेटिक में अपने पास एक मैथमेटिकल टूल था जिसने नेचर ऑफ रूट्स बताया, d ग्रेटर देन 0 रियल, d इक्वल टू 0 इक्वल रियल, d लेस देन 0 इमेजिनरी। तो वहां पे टूल था। क्यूबिक का क्या करें, क्यूबिक का रूट ही हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं, उसका पहला रूट ही, तो पहला रूट ही हम ट्रायल एंड एरर से ढूंढते बैठते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो हुआ क्या, तो इसका अपन ने हेल्प लिया डेरिवेटिव, एओडी चैप्टर अपनी बहुत हेल्प करेगा इसके अंदर, इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देता। तो मैं क्या करता, सबसे पहले पॉसिबिलिटीज बनाता। तो y इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d कर्व है। अच्छा तो तुम्हें कुछ चीजें बता देना, ये टर्म बताती है ग्राफ कहां से कहां तक, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा कि ऊपर से नीचे आएगा, मतलब लीडिंग, अगर y लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा, ये फर्क है। तो ग्राफ नीचे से ऊपर आएगा कि ऊपर से नीचे जाएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म डिसाइड करता है, कांस्टेंट टर्म डिसाइड करता है कि ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा। और ये बीच के टर्म क्या करते हैं, फिर ये बीच के टर्म रिपल इफेक्ट देते हैं, मतलब ग्राफ ऐसा होगा या ग्राफ ऐसा होगा, तो देखो ना इसका मैक्सिमम मिनिमम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो वो बीच वाले टर्म पे डिपेंड करता है, पर वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, वो बताएगा। ओके चलेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव ले रहा हूँ, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाएंगे। तो पहले मैं सारी पॉसिबिलिटीज बना देता हूँ, 3 रियल रूट्स होंगे, यानी एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा, 3 रियल रूट्स होंगे पर 2 कोइंसिडेंट होंगे, यानी टच करके जाएगा। नेक्स्ट एक रियल 3 इमेजिनरी, 2 इमेजिनरी, एक रियल 2 इमेजिनरी। फिर एक और केस, एक रियल 2 इमेजिनरी, एक रियल और 2 इमेजिनरी, और लास्ट केस तीनों रियल बट कोइंसिडेंट, तीनों रियल बट कोइंसिडेंट। तो इसमें फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये जो तीनों हैं इनमें मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है,
ये तीनों में मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है। ये तीनों नॉन मोनोटोनिक है, ये तीनों नॉन मोनोटोनिक है, और ये दोनों में मैक्सिमम मिनिमा नहीं आ रहा, तो ये दोनों कौन है? ये दोनों मोनोटोनिक है। अब नेचर, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट, फिर 3 रियल but 2 coincident, 1 real, 2 imaginary, 1 real and 2 imaginary, फिर 3 real but all coincident, मैथमेटिकल कंडीशन, ये हुई ना बात मैथमेटिकल कंडीशन। तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या कह रही है कि क्यूबिक का जब डिफरेंशिएट करोगे f डैश x इज इक्वल टू तो 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, तो अगर उसके दो रूट्स आए, अगर उसके दो रूट्स आए यानी डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, और उसके दो रूट्स नहीं आए यानी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या होगा? तो देखो, तो x1 x2 वो रूट्स हैं, x1 x2 रूट्स हैं, तो f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 अपोजिट साइन, तो नेगेटिव। सेकेंड केस में f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू 0। तीसरा केस f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 इज पॉजिटिव, f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 इज पॉजिटिव। इसमें एक और पॉसिबल है, ठीक है। तो ये वो मैथमेटिकल कंडीशन है जो मुझे बताएगी कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा क्यूबिक का। तो ये वो मैथमेटिकल कंडीशंस हैं जो मेरे को बताएंगे कि वो क्यूबिक के नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे। नेक्स्ट, मोनोटोनिक में क्या होगा? इसमें क्या होगा? एफ ऑफ अल्फा 0 है पर एफ डैश अल्फा 0 नहीं होगा, एफ डैश अल्फा 0 नहीं होगा। और इसमें क्या हो रहा है? एफ ऑफ अल्फा 0 है, एफ डैश अल्फा 0 है, और एफ ट्रिपल डैश डबल डैश अल्फा 0 है। तो तीनों एक साथ 0 होंगे, तो वो 3 बार रिपीट कर जाएगा। ये अपन ने एमओडी चैप्टर में देखा था कि कोई रूट कितनी बार रिपीट करता है, जब तक m-1 तक डेरिवेटिव उसका 0 होता है। तो दीज आर द मैथमेटिकल कंडीशन, और कोई केसेस वेसेस का कोई इशू नहीं है, पूरा क्लियर कट है, ऐसा है तो ऐसा होगा, मतलब केसेस वगैरह नहीं अटकते हैं। हाँ, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो बस ग्राफ में ये फर्क आएगा, जो मैं पहले नीचे से ऊपर किए थे अब वो ऊपर से नीचे होंगे बस, बाकी नेचर मैथमेटिकल कंडीशन सेम है। ये जितनी भी मैथमेटिकल कंडीशन है, जो नेचर है रूट्स का नेचर मैथमेटिकल कंडीशन एग्जैक्टली सेम है, बस लीडिंग कोएफिशिएंट चेंज हुआ तो ऊपर से नीचे जाएगा, कोई फर्क। तो ग्राफ अलग दिखेगा पर नेचर ऑफ रूट्स और मैथमेटिकल कंडीशन सब सेम दिखेगी। एंड चैप्टर इज कंप्लीट। नेक्स्ट है indefinite integration. Next है indefinite integration. So next है indefinite integration, है ना? एक और ना, indefinite integration. एक और ना, चैप्टर है indefinite integration.
ओके, सो नेक्स्ट है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनिट, वो बिकॉज ऑफ द सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसकी वजह से वो इंडेफिनिट हो गया। एंड डिफिकल्ट चैप्टर है ये, प्रैक्टिस लगता है इसको, बस ये ऐसा नहीं है पढ़ के हो गया। ओके, सो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का अपोजिट। तो डेरिवेटिव में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो फिजिक्स में तो देखा ही होगा तुमने, कभी अपन स्लोप निकालते हैं, कभी एरिया निकालते हैं। काइनेमेटिक्स में कभी स्लोप निकाल रहे हैं और कभी एरिया निकाल रहे हैं। तो स्लोप डेरिवेटिव से निकालते हैं, एरिया अपन इंटीग्रेशन से निकालते हैं। और वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है क्या कर रहे हैं। अगर s वर्सेस t का ग्राफ है और तुम्हें अगर डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, लेकिन अगर v वर्सेस t का ग्राफ है और उसका एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, है ना। तो ग्राफ पे डिपेंड करता है। Also known as a primitive, primitive actually generally differential equation में यूज किया जाता है वर्ड। तो कई बार तुम्हें ऐसा वर्ड मिलेगा, find the primitive of this differential equation, find the primitive of this function, तो उसका मतलब वही है indefinite integration। नेक्स्ट, तो जैसे एक सिंबल आता है कि भाई dy by dx, तो ये क्या बताता है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो उसी तरह से एक s टाइप का सिंबल होगा जो बताता है इंटीग्रेट करना है। तो दिस इज इंटीग्रल, किसका करना है, दिस इज इंटीग्रेंट, किसका करना है, तो दिस इज इंटीग्रेंट, किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो वेरिएबल। तो जैसे अपना नहीं था डिफरेंशिएशन में, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो। अब मान लो फंक्शन में थीटा चल रहा है और तुम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो तुम्हें लास्ट में डी थीटा बाय डी एक्स लिखना पड़ेगा। मान लो फंक्शन में थीटा चल रही है और तुम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो तुम्हें लास्ट में डी थीटा बाय डी एक्स लिखना पड़ेगा। इसलिए तो कभी भी ये ध्यान रखना किसके टर्म्स में दे रखा है और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में भी ये मैटर करता है, इंपॉर्टेंट है ये, पर कम मिलेगा तुम्हें, ज्यादा नहीं मिलेगा। तो कैसे करते हैं इसका, बोले इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रेंड होगा। तो इसमें उल्टा है। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। कैसे, 2 आगे आ जाएगा, पावर -1, पावर रूल से। पर इंटीग्रेशन ऐसा नहीं है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, कि ये किसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, कि ये किसका डेरिवेटिव है, x³ / 3। अब एक और चीज, कि कैपिटल fx का डेरिवेटिव ये है, तो उसमें अगर c जोड़ भी दिया तब भी तो डेरिवेटिव सेम ही आएगा। तो ये फंस गया, एंड दिस इज नोन एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसलिए इसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए वहां पे आंसर आ जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, ये चैप्टर जो है हम लोग 5 पार्ट में पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर हम लोग हैं 5 पार्ट में पढ़ रहे हैं। तो पहला पार्ट है कि लविंग इंटीग्रल्स, मतलब जो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रटने हैं, याद करने हैं। सेकेंड है वेरियस स्ट्रेटजीज, लाइक जैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और 5वां पार्ट है मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या होगा, मिक्स होगा, तो पूरा मिक्स होके चलेगा, मतलब तीनों चारों मिल के चल रहे होंगे, तो वो बहुत खतरनाक बनते हैं मिसलेनियस में। एंड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस वहां से, आए भी हैं, बहुत आए। ओके, नेक्स्ट कुछ रिमार्क है वो अपने को ध्यान में रखना है। फर्स्ट, किसी अगर इंटीग्रेंड में कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट बाहर आ सकता है, क्योंकि वेरिएबल x है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। दूसरा, अगर फंक्शन प्लस फंक्शन का इंटीग्रेशन करूं कि इंटीग्रेट करके ऐड करूं, एक ही बात है। इवन ये सब्ट्रैक्शन पे भी काम करता है, सब्ट्रैक्ट करके इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेट करके सब्ट्रैक्ट करूं। लेकिन प्रोडक्ट और डिवीजन नहीं है ऐसा, वो अलग ही धुन के हैं। प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही अलग धुन में है और डिवीजन तो है ही डिफिकल्ट, तो वो अलग तरीके से चलेगा। तो तुम इंटीग्रेशन में कैजुअल अप्रोच मत रखना। इंटीग्रेशन डिफिकल्ट क्यों है, डिफरेंशिएशन में झक मार के कुछ ना कुछ करके आंसर आ ही जाएगा, इतनी स्ट्रेटेजीज हैं। पर इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, यू हैव टू बी, समटाइम्स यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो कई बार क्या होता है ना, बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब वो
बस वही अप्रोच आएगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा रहता कई बार। पर बाकी तुम्हारी स्मार्टनेस है, स्मार्टनेस कैसा, कई बार बच्चे क्या ऑप्शन देख के पता कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए इसमें। तो कई बार क्या होता है ऑप्शन देख के आइडिया लग जाता है, अच्छा ये ऑप्शन इसमें आ रहे हैं 10x में आ रहे हैं, क्वेश्चन में तो 10x है ही नहीं, इसका मतलब है क्वेश्चन को 10x में कन्वर्ट किया गया, तो करो 10x में कन्वर्ट उसको। तो इस तरह से है ना, तो वो एक आइडिया लग जाता है। थर्ड रिमार्क थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका एक्सप्लेनेशन आगे आएगा। अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन अपने को पता है, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन अपने को पता है और x की जगह अगर लीनियर, x की जगह लीनियर सब्स्टिट्यूट कर दी, अगर x की जगह इंटीग्रेंड में, अगर इंटीग्रेंड में x की जगह लीनियर सब्स्टिट्यूट कर दी तो आंसर में भी x की जगह लीनियर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो अगर इंटीग्रेंड में x की जगह लीनियर सब्स्टिट्यूट किया तो इंटीग्रेंड में भी नहीं, इंटीग्रेंड में अगर x की जगह लीनियर सब्स्टिट्यूट किया है तो आंसर में भी x की जगह लीनियर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और प्लस c तो ये यूनिवर्सल है, प्लस c हमेशा सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। कभी भी ध्यान में रखो कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं c हमेशा सबसे लास्ट में लिखा जाएगा और लिखा जाएगा। बोर्ड में ना इंप्रेशन क्रिएट होता है उससे, तो लिखा जाएगा, तो प्लस सी हमेशा हम लास्ट लाइन में ही लिखेंगे, कभी भी ध्यान में रखो। क्यों? क्योंकि लास्ट लाइन ये कहती है इसका डेरिवेटिव इंटीग्रैंड है, लास्ट लाइन कहती है इसका डेरिवेटिव इंटीग्रैंड है। ठीक है, ठीक है। तो फिर बाकी का जो लविंग इंटीग्रल वगैरह है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेता मैं। आज तो कितना सैटरडे है, तो ट्यूसडे को कंटिन्यू करेंगे। तो कल तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा, तो कल मैं केवीपी वगैरह टेस्ट रख देता एंड ट्यूसडे को कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट वीक में कैलकुलस खत्म हो जाएगी और कैलकुलस खत्म होके फिर अपना अलजेब्रा वगैरह का चालू हो जाएगा, है ना। है अभी काफी सिलेबस बाकी है वैसे तो, और एक बार कैलकुलस खत्म हो गया तो फिर लगेगा कि चलो खत्म ही हो रहा है सब कुछ। ठीक है, फिर तो कल संडे को तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा एंड ट्यूसडे को फिर कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट वीक और खींचते थोड़ा, कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा, अलजेब्रा चालू कर देंगे, है ना। चलेगा। सो थैंक यू टू ऑल, एंजॉय योर डे।